So we are going to start most important questions for electric potential and capacitance. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा लिखा हुआ भले सीबीएसई सैंपल पेपर 1990, लेकिन ये भी रिसेंटली के सैंपल पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस है. क्वेश्चन लिखा है, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेसेसरली जीरो एट अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो. कह रहा है अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल को भी जीरो होना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिलता है. देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन ये होता है माइनस डीवी बाई डी आर. अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डीवी जीरो होगा. और देखिए डीवी जीरो होने का क्या मतलब है, देखिए ये लिखा है डीवी का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा. ये बात को समझना. इसने लिखा है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होगा, नहीं, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा. पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, मतलब हम बोलेंगे हमारा जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल वो चेंज नहीं होगा, और जो चीज चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. तो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा. तो बोला है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से पोटेंशियल भी जीरो होगा. आंसर है नहीं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने से चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, और चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपका पोटेंशियल एक कांस्टेंट चीज. इसका आंसर डिटेल्ड में मैंने यहां मेंशन कर दिया है, आप लोगों को फुर्सत मिलेगा तो इससे पढ़ लेना, ठीक है ना. लिखा है वी नो दैट इलेक्ट्रिक, ये सब कहानी वही सब है. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो बट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द इज द सेम. सेम का मतलब होता है कांस्टेंट. पोटेंशियल क्या होता है, देखो अगर मैं कहूं एक कंडक्टर है, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल सेम होता है. सेम मतलब कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा हर जगह, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा. दैट इज व्हाट रिटन हियर. तो और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारा मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लेना एक बार. अब देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, इसका आंसर मैं सीधा पढ़ाता हूं आपको. लिखा है, आप खुद पढ़िए. लिखा है कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट टू जीरो व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट जीरो. अब इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए. कह रहा है कि मान लीजिए यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है. अब इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, माइनस के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है डी. पोटेंशियल एक स्केलर होता है, ऐसे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर. इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, अगर डिस्टेंस अगर डी है मान लो तो सेम आंसर आएगा के क्यू बाई डी, लेकिन ये प्लस का होगा. तो टोटल जब निकालेंगे नेट पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा. आप ये जानते हैं, सब पहले से जानते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता. इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है केपी बाई आर क्यूब. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट टू जीरो, एक पॉइंट पर क्या पोटेंशियल जीरो हो सकता है व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट जीरो, पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो. हाँ जी, अगर वो इक्वेटोरियल पॉइंट है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है केपी बाई आर क्यूब, लेकिन पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर जीरो होता है. तो अगली बार से आप इस चीज का ध्यान रखें. यस, ये पॉसिबल है कि कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो हो पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो. देखो लिखा है यस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ऑफ ए डाइपोल एक्सिस इज जीरो. डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जीरो होगा व्हाइल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, पर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है. यहां एक्सिस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना, हम बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, समझे, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट लिख दोगे तब भी काम हो जाएगा. अब देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला. लिखा है, आप पढ़िए खुद. लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन, देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है घूम फिर के, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला. तो लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ गिवन रीजन, व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब लॉजिकली अगर हम बात करें, कह रहा है कि आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर हम एक भाषा, आप खुद समझ, इसका आंसर खुद ही पढ़ लो, आपको अपने आप आ जाएगा. देखिए यही मैंने बताया, अगर कहीं पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो. अभी पीछे पढ़ा था. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि, अब देखो हम थ्योरी जान, सुनो इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे आपकी सारी थ्योरीज रिवाइज होगी, कॉन्सेप्चुअली आप काफी स्ट्रांग हो जाओगे, क्वेश्चंस कैसा पूछते हैं आपको आइडिया लगेगा. तो इन क्लासेस को मिस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप खुद से नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है, ठीक है. अब देखो लिखा है इन अ सर्टेन 0.1 मीटर क्यूब स्पेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रूआउट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन. क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन. अब देखिए 5 वोल्ट से आपको क्या इंडिकेट कर रहा है वो, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बताओ, 5 वोल्ट. 5 मींस व्हाट, बताओ मुझे सारे बच्चे, 5 मींस व्हाट, 5 मींस व्हाट, कांस्टेंट. 5 एक कांस्टेंट वैल्यू. देखो लिखा है दोबारा कि भैया एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, देखो कितना गजब, कितनी गजब बात है, उसने 5 लिख दिया कि बच्चे समझ ना पाए कि कांस्टेंट है. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट वुड बी वर्क डन. कह रहा है कि पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी जीरो. इस क्वेश्चन को हम बहुत बार कर चुके हैं, फिर मैं बता रहा हूं एक बार. लिखा है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है. कह रहा है व्हाट वुड बी द वर्क डन इफ अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. अगर ए से बी पर एक चार्ज को लेके आ रहे, देखिए अगर सेंटर पर कोई चार्ज रखा हुआ है और आप स्फीयर पे मूव करते हो, तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता है.
ये पूछा क्या इसने, तो वॉकडन जीरो होगा, ये पूछा क्या, तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो। तो ये लिखा है द पॉइंट्स ए एंड बी सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, सो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इसलिए वॉकडन। सिंपल आप लिख दोगे कि ए टू बी जो है इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, सो वॉकडन विल बी जीरो। सेम पोटेंशियल होगा, इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। ए और बी का पोटेंशियल सेम है, इसलिए जीरो हो जाएगा वॉकडन। क्योंकि लॉजिकली अगर हम बात करें ना, तो दोस्तों जो वॉकडन का फॉर्मुला होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में मूविंग चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो। अब यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, वही लिखा है कि पोटेंशियल ए और बी का। सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए भाई, अ चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर। आप खुद करना घर पे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, सेंटर ऑफ ए डैश सर्कल, ठीक है, सर्कल पे वर्क डन टेकिंग अनदर चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी। हमें ए से बी तक वर्क डन हो गया W1, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फील्ड में काम हो रहा है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में जब काम होता है तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल। चलो ये सब क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत डिटेल हो जाएगा, अभी ऊपर ऊपर से बातें कर लेते हैं। चलो, तो कह रहा है कि ए से बी तक जाने में वर्क डन है W1 एंड बी टू सी, जब हम बी से सी आ गए तो वर्क डन है W2। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, W1 बड़ा है W2 से, W1 बराबर है W2। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए, डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये डिस्टेंस सही सेम है कि नहीं है, नहीं समझ रही बात को। डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं बना है, पर अगर देखिए समझिएगा प्लीज, डायग्राम इतना क्लियरिटी नहीं दे पा रहा है यहां पर, फिर भी कह रहा है कि ए से बी गए तो यहां तक का वर्क डन है W1, फिर हम बी से सी गए तो वर्क डन क्या है W2। यार प्रॉब्लम यहां पर ये है कि ये इसने क्या बताया है, वैसे वर्क मैं बता रहा सुनो, डिस्टेंस चलो छोड़ो, सिंपल है। वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, प्लीज। वर्क डन हमेशा होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, जिस चार्ज को मूव कर रहे हो, ये मूविंग वाला है, मूविंग। तो अभी मैं निकाल रहा हूं वर्क डन ए से बी, क्या निकाल रहा हूं, ए से बी। तो ए से बी में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है आपको, तो पोटेंशियल लगाएगा कौन, ये बंदा पोटेंशियल लगाएगा। तो यहां से निकल जाएगा पोटेंशियल ऑफ ए और यहां से यहां तक निकलेगा पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। अब अगली बार वर्क डन, बेटा जो भी बातें कर रहा ना, अब मैं निकालूंगा, मैं बी से सी निकालूंगा वर्क डन, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में मूविंग चार्ज, तो पोटेंशियल ऑफ सी और यहां से पोटेंशियल ऑफ बी। तो मेरे हिसाब से दोनों बाहरी डिस्टेंसेस सेम आ रहा है, नहीं समझ पा रहे मेरी बात को। यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको सिमेट्रिक मान लूं तो, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, तो देखो पहले वाले केस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो यहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। दूसरे वाले में यहां से यहां तक का है, तो उसके लिए भी यहीं से यहां तक का है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम। तो W1 इज इक्वल टू W2 मस्ट बी द आंसर। अगर मैं डायग्राम अपने हिसाब से चेंज किया मैंने हल्का सा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि डायग्राम कैसा था। तो यहां से क्या हो रहा है, वर्क डन W1 इज इक्वल टू W2, उसने बताया देखो कि VV VA के बराबर है, तो ये इसीलिए, समझ पा रहे हो, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन क्या होगा, सेम। ये तो लॉजिकली पता लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए इसको, 1 मिनट का टाइम लो और इसको ट्राई करो, एक बार पढ़ो सब पहले आप, ठीक है, फटाफट डू इट एवरीवन गाइस। पढ़ लिया सबने एक बार। क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स एस वन इन फिगर। एक पॉजिटिव प्लेट है दोस्तों, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वर्क डन मूविंग अ चार्ज क्यू अलोंग द क्लोज रेक्टेंगुलर। चलिए मैं आपको समझाता हूं, देखिए अब अगर हम सुनिए, अगर हमने ए से स्टार्ट किया और कह रहा है दोबारा आप ए पर ही आ गए, तो इसे पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वन साइकिल। तो याद कर लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। क्या बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड में ना वर्क डन इन अ लूप इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, वर्क डन इन अ लूप इज जीरो फॉर कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव में अगर हम एक जगह से दोबारा वहीं लौट आएंगे तो वर्क डन हमारा जीरो होता है। जैसे कि आप लोगों ने याद करो, आपने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप लोगों ने पढ़ा था जब कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वर्क डन होता है तो एक क्लोज लूप में जीरो होता है। ये हमने 11th के वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ा था। फिर भी आप ये बात याद कर लो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखो हर तरह के क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं, क्या वो कितना भी टफ पेपर बना ले, आपको हर कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। बिलीव मी, लिखा है जीरो, जो वर्क डन होगा जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, सो नो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू अलोंग क्लोज पाथ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कंजर्वेटिव होना चाहिए, बस खेल खत्म। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को मतलब अच्छा नॉलेज देगा। देखो पढ़ के लिखा है, व्हाट इज द वर्क डन मूविंग अ माइक्रो कूलम पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब कह रहा है मुझे ए से चार्ज को, ध्यान देना प्लीज, मुझे चार्ज को ए से लेके बी पर जाना है। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का डिफरेंस इनटू में जो चार्ज को आप मूव कर रहे हो। अब देखिए मैं अगर ए पर जाऊंगा तो सपोज करो पोटेंशियल
पोटेंशियल कितना होगा, मान लो 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो बी का पोटेंशियल भी तो 2 वोल्ट ही होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम है। अगर सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो ऑटोमेटिक वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप चेक कर सकते हो नोटबुक। देखिए यहां पर साफ लिखा है, एज द पॉइंट्स ए एंड बी आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एट द सेंटर। सो वी है यार, इसमें मैं क्यों पढ़ रहा हूं, आपको पता लग गया ना खेल। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन। लिखा है पॉइंट चार्ज है, क्यों प्लेस किया गया है ओ पे, दिख रहा है हमें, हाँ किया तो है। फिर कह रहा है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। इफ क्यू इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या है, कह रहा है कि बताओ, कह रहा है कि 2 केस है, देखो कह रहा है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, आप बताओ। पहला केस है, अगर मैं क्यू को पॉजिटिव रखता हूं, कह रहा है अगर पहली बार में मैं क्यू को पॉजिटिव रखता हूं तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा। क्वेश्चन समझना भी आना चाहिए, आप पढ़ो आपको समझ जाएगा पहली बार में क्या ही पूछ रहा है। कह रहा है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। यदि हम 2 क्वेश्चन दे रहे, एक बार क्यू को पॉजिटिव रखा है, एक बार क्यू को नेगेटिव, तो हम कह रहे चलो हमने क्यू को पॉजिटिव रखा है, तो वी ए आपका लार्ज है, बड़ा होगा, और वी बी आपका कम होगा। देखो जो दूर है वो उसकी वैल्यू कम होगी, तो मान लेते हैं कि हमारा ए तक का आंसर 4 है, तो बी तक का आंसर 3 होगा। तो 4 माइनस 3 क्या आ रहा है बताओ, +1 क्या आ रहा है। तो अगर हमारा जो वी ए माइनस वी बी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, अगर क्यू भी पॉजिटिव है तो। अब अगले केस में उसने क्या बोला, अगले केस में बोला कि अगर मैं इसको नेगेटिव मानूं तो क्या मानूं, नेगेटिव। तो करके देखते हैं, तो अब कह रहा है वी माइनस वी क्या होगा, तो देखो यहां तक का आंसर होगा माइनस के क्यू बाई जो भी ये डिस्टेंस है। सपोज करो ये डिस्टेंस हमारी है 1 मीटर, कितनी है, तो के क्यू बाई 1, इसका आंसर आया के क्यू बाई 1। वी ए आ गया के क्यू बाई माइनस के क्यू बाई, वी भी निकालेंगे, वी भी वो भी पता क्या होगा, माइनस के क्यू बाई, ये डिस्टेंस क्या माने 1 से ज्यादा होगा, मान लो 2 है ये, तो के क्यू बाई 2। अब हमें वी ए माइनस वी भी करना है, तो वी ए माइनस वी भी करते हैं फटाफट। तो वी ए क्या है हमारा, माइनस के क्यू बाई 1, वी भी क्या है, माइनस माइनस के क्यू बाई 2। तो नेगेटिव आंसर आएगा, प्लस आएगा, माइनस के क्यू बाई प्लस के क्यू बाई 2, तो आंसर आएगा नेगेटिव। आंसर क्या आएगा, तो इस बार हमारा आंसर क्या होगा, नहीं समझ में आया, छोटी वैल्यू आएगी ना, बड़ी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, तो आंसर है नेगेटिव। तो ये आते को घुमा रहा है और रिपीट किया गया काफी बार, ये रियली इट इज अ गुड क्वेश्चन, बिलीव मी। आपको स्टाइल क्या बात है, ये खुद करना, ठीक है, देख लो क्वेश्चन। एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है। बेस यूनिट का मतलब पता क्या होता है, केजी मीटर इन सब में, ये खुद करना, ये एमएलटी फेमएलटी वाला। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, प्लीज देखो। आईआईटी में आया तो आया, लेकिन सीबीएसई में भी तो आया, देखो 2010 में कभी भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बिलीव में अच्छा क्वेश्चन है, अभी जेई में आया था कुछ टाइम पहले, 2018 के जेई में था, 17 में था, अब 22 के जेई चेक करना एक बार, ऐसा ही डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बुक्स मंगाई थी ना उस क्वेश्चन पेपर्स की, तो चेक कर रहा था मैं जेई गई। क्वेश्चन देखो लिखा है, मेटेलिक स्फीयर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच पाथ इज फॉलोड बाय द लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए आपको पता होना चाहिए, इसने बोला मेटेलिक, इसने एक वर्ड यूज कर दिया मेटेलिक। अब आपको पता होना चाहिए मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है, यानी 2 और 3 का तो कोई चांस ही नहीं है। अब ये टेंजेंशियली जा रहा है, टेंजेंशियली नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो होपफुली दिस कैन बी द आंसर। 90 डिग्री पर गुजरा देगा आपको, नहीं समझे, 90 डिग्री बनाने चला गया वो, तो आई होप फोर्थ मे बी द आंसर, फोर्थ, यस फोर्थ पाथ इज फॉलो। क्योंकि डायग्राम देखो एक्चुअली में ना, प्रिंटेड डायग्राम का अलग होता है, प्रिंटेड डायग्राम इज अलग, और जब कोई बनाता है तो डायग्राम अलग है। रियल डायग्राम बताओ इसका, देखो इसका रियल डायग्राम ये है, इसका रियल डायग्राम ये है जो आपको जेई में या उन सब में दिखाई देगा, ऐसे जाके क्वेश्चन नीचे से नहीं, बेस से नहीं गया हुआ, यहां से आप चेक करना कभी ऐसे क्वेश्चन टिल्ट हुआ है, हमने बेस से दिखाया फिर भी ठीक है, व्हाट डज इट मैटर, ठीक है चलो जो भी है लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ लेना कि नॉर्मली होना चाहिए, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैन 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 पोटेंशियल, जो पॉसिबल नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। No, 2 equipotential cannot intersect each other because if they intersect then there will be 2 values of electric potential at the point of intersection। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, why must electrostatic field be normal to the surface at every point of a charge conductor। देखिए इसके पीछे मैंने आपको रीजन बता रखा है इसके पहले वाले वीडियो में, पीवाई की जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का किया था, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे 90 डिग्री नहीं हुआ तो वहां पर करंट अपने आप पैदा हो जाएगा, है ना। तो वो सेम आंसर यहां लिखा होगा, लिखा है electrostatic field must be normal to the surface at every point E ensure that the free charges on the surface do not experience any force or current, वरना वहां पर करंट आ जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को, चलो छोड़ो, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन।
कॉमन क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, सीरीज चल रही है पूरी, ठीक है, सीरीज में जो कॉमन क्वेश्चन होगा डिस्कस नहीं करेंगे। लिखा है व्हाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होना चाहिए ये पता लगता है हमें गॉस लॉ से। हम उन्हें बताएंगे कि देखो ऐसे बताएंगे हम उसको, समझो मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन है व्हाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। अब लॉजिकली बात करते हैं, बात समझिए। मैंने कहा इसको गॉस लॉ से प्रूफ किया जाता है। अब कंडक्टर के अंदर ना, कंडक्टर के इनसाइड कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता है, सारे चार्ज रहते हैं सरफेस पे। कहां जाते हैं, इस बात को समझ पा रहे हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। अगर चार्ज सरफेस पे है तो गॉस लॉ कहता है, सुनिए, गॉस लॉ कहता है ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं हो सकता, अंदर चार्ज, अगर अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकता है? ठीक है, एक और रीजन होता है कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज का सेपरेशन होता है, अंदर से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैदा होना स्टार्ट हो जाता है। पढ़ा आप लोगों ने ये सब, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद है? आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया या नहीं आया? क्या समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर? पता लगा किसी को मैंने क्या बोला है? देखो बात समझो, कंडक्टर, बेसिकली कंडक्टर के बारे में हल्का सा पढ़ा देता हूं मैं, तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आपको बाद में। अगर एक रैंडम सा कंडक्टर है ना, और हम सोचेंगे कि चार्ज वार्ज की बातें करेंगे, तो एक सिग्मा आपने पढ़ा होगा, क्यों भाई, 4 सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपन में एरिया। तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां सिग्मा ज्यादा होता है। तो बेसिकली ना, जो चार्ज हम देते हैं कंडक्टर को, वो चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है। कहां से रिसाइड करता है? तो आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, देखो यहां का रेडियस ज्यादा है और यहां का रेडियस कम बनेगा। कर्वेचर मतलब यहां पर सर्कल बनाओ, सर्कल, इस सर्कल का रेडियस कम है और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, बड़ा। तो एक कॉन्सेप्ट रखना, जब भी कहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर सिग्मा ज्यादा होता है, तो यहां पर चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या समझे कि ये तो बात खत्म हो गई, एक्स्ट्रा बात बताया मैंने कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां पर सिग्मा ज्यादा होता है। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये एक्स्ट्रा मैंने हल्का सा आपको बताया। इस क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से आंसर एक्सप्लेन किया जा सकते हैं, मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका आंसर ढूंढ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, तो दोबारा बात नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है डज द चार्ज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप खुद करना। देखो, डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज हॉलो और सॉलिड। अगर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी चार्ज को, स्फीयर को, मेटेलिक चीज को, किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे भाग जाता है। तो वही क्वेश्चन ये कर रहा है कि डज द चार्ज गिवन टू अ मेटेलिक स्फीयर डिपेंड्स, ये हॉलो है कि सॉलिड है? क्या लगता है आपको आंसर बताओ? नो। इस बात को समझा, बिकॉज ये छोड़ो, मैंने इतनी देर से ये बोल रहा हूं, नो, बिकॉज द चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं ये बात कि चार्ज कहां पर रहता है, सरफेस पे रहता है। अगर चार्ज ही सरफेस पे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अभी आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ नहीं आया किसी को? यार देखो, आप खुद भी तो पढ़ोगे ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं क्वेश्चन करा दूंगा, पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा चैप्टर की। अब लिखा है व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डिक्रीज की होता है, आपको लॉजिक पता ही होगा। डिक्रीज होने के पीछे एक ही रीजन हो सकता है। देखो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से लगाया, आपने मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये कोई मटेरियल है, मटेरियल, आपने इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अंदर इधर से हो गया तो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं समझ मेरी बात को? तो रीजन पढ़ लो, समझ जाओगे। ड्यू टू पोलराइजेशन, कितनी बार पढ़ा हमने? पोलराइजेशन का मतलब पता क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चार्ज। ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आप इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो अंदर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है पोलराइजेशन की वजह से, मतलब यहां प्लस और यहां माइनस आने की वजह से। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो अंदर होगा सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करना चाहता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, बात खत्म। पता है ये बात? कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये रहा ना, देखो एक प्लस और एक माइनस के बीच में ऐसा होता है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r चार्ज सो दैट बोथ दिस हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ कंडक्टिंग वायर इन विच डायरेक्शन विल बी चार्ज फ्लो एंड व्हाई। अब यहां पर इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप ही को दूंगा मैं, आप सोचना, मैं सारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कहना है कि स्फीयर है जिसका रेडियस है r और एक दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r, लेकिन इसका सिग्मा और इसका सिग्मा बराबर है। कह रहा है देखो रेडियस r and 2r है, बोथ हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन में एरिया। जिसका एरिया बड़ा होगा उसका सिग्मा क्या होगा? छोटा। एरिया इसका बड़ा है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने, समझो इस बात को, अभी मैं लॉजिक बताऊंगा सारा, पर लॉजिकली बात करते। देखो आप मेरी बात को लॉजिकली समझना।
सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, हमने बात किया, समझो। अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका सिग्मा क्या होना चाहिए, कम। यानी इसका सिग्मा कम होना चाहिए, पर इसका सिग्मा कम। अगर इसका सिग्मा कम नहीं है मतलब इसका चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो सिग्मा बढ़ गया इसका। अगर इसका चार्ज ज्यादा है तो चार्ज का फ्लो इधर होगा, ज्यादा चार्ज से कम की तरफ। नहीं समझ में आया? ये बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं आप लोगों को, आप दिमाग लगाना, बुद्धि बुद्धि लगानी पड़ेगी। देखो मैं दोबारा कह रहा हूं, इस बंदे ने चालाकी क्या दिखाया, लॉजिकली बात करते, देखो चालाकी ये दिखाया, बोला भैया देखो, बोला यार देखो एक रेडियस है आर है, एक का 2r है, पर उनका सिग्मा सेम है। ये कैसे हो सकता है? अगर किसी का रेडियस ज्यादा है तो सिग्मा कम होना चाहिए, लेकिन इसका सिग्मा ज्यादा है मतलब इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रेडियस ज्यादा, सिग्मा कम होना चाहिए, पर सिग्मा तो ज्यादा है मतलब चार्ज भी ज्यादा है इसके ऊपर। अगर इसका चार्ज ज्यादा है तो चार्ज का फ्लो जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई टू लो। इट्स वेरी सिंपल, वही सब बातें चल रही है। तो बिगर से कहां जाएगा, स्मॉलर की तरफ। और लॉजिक क्या बताया मैंने, समझ में आया? मैंने लॉजिक लगाया सिग्मा वाला। आप खुद यार क्या बुद्धि वाली बातें कर रहे हो, बुद्धि वाली बातें हो गई है तो चलो, बुद्धि वाली नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हेलो हेलो हेलो, बोल भाई। चलो ध्यान दो प्लीज, लिखा है जस्टिफाइड एट। अरे यार कितनी बार बोलेगा यार, ये क्वेश्चन भाई साहब क्या क्वेश्चन है, मजा आ जाए, पक्का आ जाता है, ये उठ के आ जाता है, उठ के खुलेआम आता है। ये क्वेश्चन क्या पढ़ो, लिखा है एक टेस्ट चार्ज क्यू को मूव करेंगे हम ए टू सी, फिर ए टू बी, फिर बी टू सी, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। कह रहा है देखो एक टेस्ट चार्ज को हम ले जाएंगे, देखो सुनो, ए से सी ले जाएंगे, सी से बी, जो भी ले जा रहे फार में जाए। क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए सी, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, कुछ पॉइंट्स या डिस्टेंस दिया हो और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस बोले, तो फॉर्मुला होता है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस इंटू में कॉस थीटा। तुम्हारे नोटबुक में होगा सेम क्वेश्चन, चेक कर लेना। तो यहां डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, तो अभी हम ए सी की बात कर रहे हैं, देखो तो हम ए से सी की तरफ जा रहे, कहां जा रहे, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डिस्टेंस है ये 6 पॉइंट और ये पॉइंट है 2, तो 2 से 6 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4, तो डिस्टेंस हो गया 4। कॉस थीटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है और ए से सी पीछे की तरफ है, तो कॉस 180 डिग्री। तो दोबारा बोल रहा हूं कैसे, तो आंसर आएगा इसका 4e, कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो डेल्टा भी आएगा 4e। दोबारा बोला कैसे काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डिस्टेंस इंटू में एंगल, एंगल किसके बीच में है, डिस्टेंस के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो डिस्टेंस आपका पीछे था, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे था, तो एक माइनस यहां का, आंसर आएगा 4e। और क्या पूछ रहा है, एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोर एंड वाई। तो भाई पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और क्या। अब देखो काम करना, क्या बोला इसने, क्वेश्चन क्या था कि ये चार्ज क्यूज मूव फ्रॉम ए टू सी, फिर ए टू बी, फिर बी टू सी, ए से सी, फिर ए से बी, फिर बी से सी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल दिया। एट विच पॉइंट ऑफ द टू इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई। क्वेश्चन बताया कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जितना मैं समझाऊं मुझे इतना लग रहा है वो फर्स्ट वाले का ही सेकंड पार्ट पूछ रहा है। वो कह रहा है कि बताओ पॉइंट बी में और पॉइंट सी ए में कहां पर, सॉरी पॉइंट सी में और पॉइंट ए में कहां पर पोटेंशियल ज्यादा है और क्यों। पोटेंशियल कहां पर ज्यादा है, तो इसके पीछे लॉजिक सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आगे की तरफ जा रहा है इसका मतलब सी मेरा हाई पोटेंशियल पे है और ए मेरा, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो दैट इज। हेलो प्यारे बच्चों, सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। टू ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड बी। ठीक है, तो इस ग्राफ में क्या रहा है कि देखो ठीक है, वी और क्यू में रिलेशन है, वी और क्यू का ग्राफ है, वी और क्यू का ग्राफ है। विच ऑफ देम कैपेसिटर्स हायर कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बारे में पूछ रहा है। देखिए क्यू होता है सी वी। अगर हम ग्राफ बना रहे क्यू और वी के बीच में, एक्चुअली में ग्राफ जो है वी और क्यू के बीच में है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा उल्टा करके v इज इक्वल टू क्यू बाई सी लिखना पड़ेगा। अब हुआ ठीक, क्यों, क्योंकि हमें इस तरफ देखो जहाँ मैं एरो कर रहा हूँ v रखा हुआ है, तो v हमें इस साइड लाना था और q नीचे है तो q राइट हैंड साइड, तो v q इज इक्वल टू सी, भी मेन फॉर्मूला है, उससे रिलेशन निकला v इज इक्वल टू क्यू सी। अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो v q और यहाँ पर है 1/c,
क्योंकि 1/c तो है। यानी कि आपको अगर मैं बताऊँ, अगर हम इसको y मानते हैं, इसको m तो ये x, क्योंकि देखो हमने y एक्सिस, इसको हम y एक्सिस बोलते हैं, y एक्सिस पे भी रखा है, x पे q का रखा हुआ है, x पे q है। आपको अगर याद हो ऐसे पढ़ते हैं हम, इस तरफ y इस तरफ x, तो y और x का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये y होगा, ये x होगा। तो m जो है, m का मतलब होता है यहाँ पर tan थीटा, m का मतलब होता है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 1/c के बराबर, क्योंकि m है 1/c, यानी कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस कम होगा। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि क्या क्लियरली दिख रहा है कि क्या बोला है, विच ऑफ द कैपेसिटर हैज हायर कैपेसिटेंस की प्रेजेंस फॉर आंसर। देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एंगल बी का ज़्यादा है और ए का कम है। अगर थीटा बी का ज़्यादा है, थीटा ऑफ ए, तो जिसका साफ दिख रहा है कि एंगल और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस कम होगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ बी कम होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए से, यही इसका आंसर होने वाला है। तो देयरफॉर ए हैज़ हायर कैपेसिटेंस, ए की कैपेसिटेंस ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए क्या है, ज़्यादा। अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में इसी पे, कि आपको ग्राफ दे दे, क्यू और वी के ग्राफ देके अब पूछ ले आपसे कि ए और बी में किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। तो पहले जो ग्राफ था वो वी और क्यू के बीच का ग्राफ था, लेकिन अब जो ग्राफ है क्यू और वी के बीच में, तो आप सिंपल फॉर्मूला लिख दोगे, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब क्यू आपका वाई पर ऑलरेडी है, तो यह हो गया आपका एक्स, तो ये होगा आपका टेन थीटा। तो इस बार टेन थीटा सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर थीटा बड़ा होगा तो सी भी आपका बड़ा होगा, यानी थीटा जो है एंगल, एंगल बी का बड़ा है एंगल ए से, तो कैपेसिटेंस से बी का बड़ा होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए से। तो वी आर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, ये आप खुद करना। देखो पूछा है कि बताओ भाई किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। तो सिंपल है, इस पर क्यू और भी के बीच का ग्राफ है, तो आप इसका होमवर्क दे रहा हूँ, अभी आप करके दिखाओ, इसका आंसर ये रहा। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने 7 महीने पहले ही डाल दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, फेवरेट क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ करके जाना, इसको किसी भी हाल में करके जाना, ठीक है दोस्तों, किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट। प्यारे बच्चों, जब टाइम आपके पास बच जाए तो भाई ये पूरी बुक 1 के बेस्ट न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें डाले हुए हैं। मतलब इतना करने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए ना बाहर, तब मुझे बोलना, आप पेपर देके आओ, जब भी आपका पेपर है फिर कमेंट करना कि हाँ सर आपने गलत बोला था, सही बोला था। ये देखना है आपको, किसी भी हाल में इसको देखना ही देखना है। टाइम बचे तो ये पूरे बुक 1 का यहाँ से देख लेना, और बाकी के भी यहाँ से फॉलो कर लेना, दे आर मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स।